हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा ये जो आज का सेशन है, मैं ज़रा एक थोड़ी सी एक चेंज हुई है उसका मैं पहले अनाउंसमेंट कर दूं। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब ने होना था, जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, लेकिन उनको किसी काम की वजह से, इमरजेंसी की वजह से उनको इस्लामाबाद जाना पड़ गया। इलेक्शन से रिलेटेड ही कोई चीज़ है, तो इस वजह से वो लास्ट मिनट नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली हमें वलीद इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे उनकी जगह। थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट कैंसिलेशन थी तो देर हो सकती है। और पैनल का हमारा जो नाम है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक ही खबर है और वो है इलेक्शंस। महीने से कम रह गया टाइम इलेक्शंस होने का, तो इसलिए हमने ये पैनल रखा था कि एक फ्रैंक और ओपन डिस्कशन जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेन स्ट्रीम तीन बड़ी पार्टीज़ हैं, तीसरी तो खैर इस वक्त है नहीं और वो वैसे भी डीलिस्ट भी होगी है शायद, वो एक सिंबॉलिक भी, सलमान साहब भी इधर नहीं है, मौजूद नहीं है पीटीआई। तो हमारा था कि पार्टीज, प्रोमिसेस और रियलिटी, इलेक्शन 2024। टॉपिक तो हमारा ये था, और हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं अता तारड़ साहब हैं, ये NA 127 से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के अगेंस्ट। और उनके साथ पीपल्स पार्टी के फैसल मीर साहब हैं जो PP 161 से लड़ रहे हैं। वैसे NA 127 इनका हल्का था, इन्होंने कुर्बानी दी चेयरमैन साहब के लिए। तो ये जो है बदले मुकाबिल वो वाली भी चीज़ें बात हमने करनी थी, और वो हम करेंगे भी। मैनिफेस्टोस पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वादों पे, रियलिटी क्या है, क्या सच है क्या नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला कल रात को आया है, जिसकी वजह से एक बिल्कुल इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिला, जिसका मतलब है कि वहाँ पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में होंगे और उनको रिजर्व सीट्स भी नहीं मिलेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसके ऊपर मैं वैसे चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों मेहमानों से, अताज साहब से और मीर साहब से, दोनों से ये बात जो मैं शुरू करना चाहूँगी वो ये है कि इलेक्शन 2024 इतना कंट्रोवर्शियल होने से पहले हो गया है, तो इन इलेक्शन के रिजल्ट की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? जी। Thank you very much, Mehbal, for the introduction. The election process has started, as you know. और इलेक्शन सिंबल की अलॉटमेंट के हवाले से जो केस चल रहा था, ये आज का नहीं चल रहा। ये पिछले कई सालों से, जब अकबर एस बाबर साहब ने इस पार्टी के क्लेमेंट के तौर पे केसेस किए, तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर था कि आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर से जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने टर्न कोड्स की वजह से, और टर्न कोड्स को जो प्रोमिनेंस मिली विद इन द पार्टी, उस वजह से एक पूरी मूवमेंट शुरू की, और उन्होंने केसेस भी किए विद इन द इलेक्शन कमीशन। वो पंजाबी की एक कहावत है कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अब ये जो है दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना का मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि जब हमारा पार्टी सिंबल लिया गया था पैनामा केस के बाद, और पैनामा केस किस चीज पे मबनी था? पैनामा केस जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया, द इनफेमस ऑर्डर, वो ये था कि आपने एक अनविड्रॉन रिसीवेबल था जिसकी वजह से हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपने एक बेटे से तनख्वाह लेनी थी जो आपने नहीं ली। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज दो डिफरेंट चीजें हैं। एक ऐसी चीज को जो अक्रू हुई थी और विड्रॉ नहीं हुई, उसकी बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई। सेनेट का इलेक्शन होता है, पीएमएलएन के किसी भी सेनेटर को टिकट अलॉट नहीं होती, और पार्टी के चेयरमैन का राइट ले लिया जाता है टिकट अलॉट करने का। उस वक्त शादियाने बजाए गए, उस वक्त सेलिब्रेशंस की गई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक धचका था। इट वाज बैड फॉर द इंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट a certain political party at that point in time celebrated and declared it a victory. अब चलें, हम तो पैनामा की बेस पे हुए थे ना, अनविड्रॉन रिसीवेबल के ऊपर, और हमारा सिंबल लिया गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि 2014 में आपने जो मूवमेंट शुरू की और जिन कंधों पे सवार होकर आप आए 2018 के अंदर, अब आपका कोई क्वेश्चन है तभी कर लें। आप करना चाहती हैं क्वेश्चन कोई? नहीं, क्वेश्चंस के लिए देखिए बिल्कुल अच्छा, एंड पे टाइम होगा आपने भी और करना इंटरैक्टिव तो होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। डोंट वरी। लेकिन अभी हम पैनलिस्ट को प्लीज पहले अच्छा, अपनी बात कर लेने ठीक, दीजिए। थैंक यू। इफ आई मे, तो बात ये है कि आपने तब उस पे उसको बकायदा सेलिब्रेट किया। अब आपने जब 2014 में धरने शुरू किए, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन था,
और किस तरीके से आपने एक नेशनल डिस्कोर्स को चेंज करने की कोशिश की। बात यह कि आपको आदत पड़ गई फेवरेटिज्म की। फेवरेटिज्म की इतनी आदत पड़ गई कि आपके साथ बहुत सारे ताकतवर लोग थे उस जमाने के, तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं कराए। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना किसकी जिम्मेदारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से गाइडलाइंस जारी करे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो आपको बताए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होना चाहिए? आपकी अपनी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है which lays out the procedure for your intra-party elections. If you don't have an approved constitution, if you don't conduct your elections as per that constitution, there are rules for every election. आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं पार्टी के, उसका एक प्रोसीजर है कि आपने उसकी डेट, टाइम और प्लेस नोटिफाई करनी है। यू हैव टू टेल एवरीवन, एवरी पार्टी मेंबर कि जी ये डेट है, ये टाइम है, आप अगर नॉमिनेशन पेपर्स लेना चाहते हैं, पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये उसके प्रोसीजर्स हैं। अब आपको इतनी आदत पड़ गई कि यू ऑलवेज गॉट अवे विद डूइंग द रॉन्ग थिंग कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, आपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं करवाया। तो मेरी तो इसमें राय ये है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी रूल के तहत, किसी प्रोसीजर के तहत, किसी न किसी जाब्ते के तहत ऑर्डर दिया ना, तो आपने, आप पे इनकम्बेंट था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराते, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कराते। देखें, यू हैव कमिटेड अ रॉन्ग फॉर विच यू हैव बीन पीनलाइज्ड। हैड यू नॉट कमिटेड दैट रॉन्ग तो सिंपल ना लिया जाता। लेकिन सॉरी, इसके अंदर मैं मीर साहब पे आने से पहले था, सिर्फ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर जो बात हो रही है वो ये है कि इसकी पेनल्टी ये नहीं थी कि आप टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उनसे आप सिंबल वापस ले लें। ये उसी तरह है जिस तरह लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है एक सियासतदान के साथ करना, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ हुई है। फंडामेंटल राइट्स की ये खिलाफ है चीज़। तो किसी भी सियासतदान को या किसी भी सियासी जमात को क्या इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? वैसे वलीद भी आ गया पीटीआई से, थैंक यू वलीद, प्लीज़ आप आइए। लेकिन अता, मैं आपसे ये सवाल है मेरा, देखिए, प्लीज़। बात बड़ी सिंपल है कि आपसे एक ब्लंडर हुआ, एक गलती हुई, आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया? आपको पता नहीं था आपका इंटर पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा है जब गौहर साहब को आपने चेयरमैन इलेक्ट किया। कल बाय द वे स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, वो आदत पड़ी भी ऑब्वियसली। बट बात ये है, आपको जब आपको पता था आपका केस चल रहा है, आपको पता था कि पूरी स्क्रूटनी इस चीज की हो रही है, तो जब गौहर साहब का इलेक्शन कंडक्ट करवाया, क्या आप पे ये लाजिम नहीं था कि आप रूल्स पढ़ लेते, आप प्रोसीजर पढ़ लेते और आप वायलेशन की गुंजाइश ना थे? देखें, सुप्रीम कोर्ट को एक क्रेडिट दें कि सोशल मीडिया पे जो भी रेटरिक हो, सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज ने बहुत एक्सपोज किया है कि वीक लीगल आर्गुमेंट के साथ जब आप पोडियम पे खड़े होंगे, तो आगे से जब सवालों जवाब होंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा, तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। मैं तो समझता हूँ इस मुल्क के बड़े बड़े नामवर लॉयर्स ये लाइव कवरेज की वजह से एक्सपोज हुए, बिकॉज अवाम को वो चीज नजर पहले नहीं आती थी कि कोर्ट रूम के अंदर का क्या माहौल है। एंड आई थिंक कि इनके लीगल पैनल ने दे फेल्ड टू सेटिस्फाई द बेंच एंड दे शुड हैव डन बेटर लीगली आल्सो। ये जो बात हो रही है सारा कुछ, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे वकला जो है वो एक्सपोज हुए। क्या निज़ाम भी एक्सपोज नहीं हुआ इस पूरी चीज़ से जो इस वक्त हो रहे हैं? और जिस तरह हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, महीना भी नहीं रह गया और सिंबल ले लिया गया कल रात को जिस तरीके से, और ओवरऑल जो एक माहौल है। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। मेरे ख्याल में रात को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज़ वेरी ट्रेजिक कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। गो कि उसमें आप तमाम उनकी टेक्निकल जो शॉर्ट कमिंग्स की थी उनकी बेसिस पे आप प्रूफ कर सकते हैं कि जनाब इनका कसूर था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों वोट जिस पार्टी ने लिए हों, उनको इतनी स्पेस भी ना देना कि आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें, ये एक तो समझ से बाहर है। जजेस ने जो भी किया वो हिस्ट्री विल जज इट। जिस तरह बाकी केसेस में आज हिस्ट्री जज कर रही है बहुत सारे केसेस को, तो इस केस को भी हिस्ट्री जज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से ये स्टैंस रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और
हम कैंपेन में जब थे तो हमने एक मर्तबा भी ये फ़र्ज़ नहीं किया था कि पीटीआई का कैंडिडेट हमारे सामने नहीं होगा. वी वर प्रिपेयर्ड, हम जो कैंडिडेट्स ले रहे थे वो यही सोच के ले रहे थे कि पीटीआई हमारे सामने होगी, और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज़ फार एज़ आई नो कि पीपल्स पार्टी में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ये अपसेट होगा. और अब इसमें यह है कि कसूर जो है पीटीआई का अपना भी है, वो ख़ुद भी एडमिट करेंगे, उनके लॉयर्स भी, उनकी लीडरशिप भी. जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि उन्हें वो तमाम चीज़ें जो हो रही थी उसको वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वो जो आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा कहते थे कि इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वज़न से ही गिरेंगे, अपनी बेवकूफ़ियों से ही गिरेंगे. और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कई मरतबा समझाने की भी कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि सियासत में अगर रहना है तो ये तरीका जो है आपने अडॉप्ट किया हुआ है कि सारी दुनिया को आप एक तरफ करके कहें कि जी मैं ही सादक अमीन और अमीरुल मोमिनीन. उसका नतीजा आज ये है कि कल रात से जो डिसीजन आया है उसके बाद पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी या एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके दफन होने का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वो 244 उनकी रिज़र्व सीट्स भी गईं, उसके बाद उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी गए और वो इंडिपेंडेंट होंगे. इट्स अ सैड सिनारियो. हमें इसमें किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, हो चुका है माजी में नून लीग को पावर में लाने के लिए. नून लीग के जो बानी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने 85 में ये पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में सरमायादार अरबपति खरबपति जो हैं वो इकट्ठे हुए नून लीग में, और वो एक जमात ज़ियाउल हक ने बनाई. आज भी आप लाहौर में कोई कैंडिडेट उठा लें नून लीग का, कोई भी अरबपति से कम कैंडिडेट नहीं है. और उस वक़्त से लेके आज तक इन्होंने पैसे की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई. इंडस्ट्रियलिस्ट इनके कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर ये है कि कोई रिटायर्ड जज का बेटा या कोई रिटायर्ड जनरल का बेटा या कोई रिटायर्ड बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नून लीग के इलेक्शंस में. आम आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस जमात में. और जो उसके बाद आप ये आपका नारा है वोट को इज़्ज़त दो. आप मेरे ख्याल में अब नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज़्ज़त दो. जिन कंधों पर ये हर दफ़ा सवार होके आते हैं उन कंधों का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए. बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहाँ से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के एक प्लान लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे आप एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है. तो ये सारे प्लान जो हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, जिनके कंधों पर सवार होके आते हैं, उनके 50% प्लान फेल होते हैं. तो इंशाल्लाह ताला ये जो आने वाले इलेक्शन में जो ये समझ रहे हैं कि हमारा प्लान है, साड़ी गल हो गई है, गल आवाम से करनी पड़ती है. गल जो है वो आवाम से करनी पड़ती है, और अवाम जो है उनको पता है कि किसकी गल किससे हुई है. हम अवाम के पास जाएंगे और इस मर्तबा जो कंधों पर सवार हैं उनको कंधों से खींच के पटकेंगे नहीं, आराम से नीचे रखेंगे ताकि उन्हें दर्द ना हो. और हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कंधों की सियासत, मेरी दरख्वास्त होगी नून लीग की लीडरशिप से कि बहुत हो चुकी, बार बार आप कंधों की सियासत जो करते हैं उसको आप बंद कर दें. और आखिर में मैं फुट नोट यही दूंगा, इट वाज अ सैड डिसीजन फॉर मी एट लीस्ट. मैं इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर सका. थैंक यू. जस्ट अ स्मॉल रिस्पॉन्स कि डिक्टेटर को डैडी किसने कहा था, पहले डिक्टेटर को. इस मुल्क की तारीख है, ये ना भूला जाए कि डैडी कह के कौन आया था, आगाज किसने किया था. और डैडी कहने के बाद एक और सियासी जमात है जिसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है. हमने कभी ये बात नहीं. अच्छा वली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. ये जो अभी आपके आने से
प्लीज खामोशी, आप लोगों को बिल्कुल टाइम मिलेगा और मैं ज्यादा मुझे- टाइम दूंगी एक्चुअली मुझे ऑडियंस को, एक- लेकिन मैं चाहती हूँ कि मु- हमारे पैनलिस्ट एक दफा बात करें। जी, मुझे एक कमेंट करना है। वो ये है कि मुझे आपने कहा था कि आपने अपने साथ कोई वर्कर नहीं लाना, बिल्कुल सही। और अता तारड़ साहब एक फौज लेके आए हैं जिसमें के मुझे मीर साहब इन्फॉर्म नहीं किया था मेरा आपको। पीपल्स पार्टी का इस हॉल में एक वर्कर भी नहीं है कोई, एक भी नहीं है। ये यहाँ पर नारेबाजी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, हेलो। मुझे अगर कहा जाता कि आप वर्कर लेके आए तो ये बाहर हॉल कम हो जाना था। ये बात सुने। अच्छा, आप सीधी, सॉरी प्लीज, यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगी। मैं वलीद आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इधर बात ये हो रही है कि एक्सक्यूज मी प्लीज, नो क्रॉस टॉक राइट नाउ प्लीज। आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलेगा बाद में सवाल करने का, अभी मत करें। थैंक यू। वलीद, मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि सिंबल वापस ले लिया तो पीटीआई दफन हो जाएगी। ये बात इस तरह की हुई है। आपके ख्याल में पीटीआई की, जाहिर बात है, बहुत बड़ा सेटबैक है जो कल रात फैसला आया अदालती, लेकिन पीटीआई का फ्यूचर आपको फिर भी कैसा नज़र आ रहा है? क्या जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन नहीं लगेगा? कल को इलेक्शनों के बाद क्या वो अपनी लॉयल्टीज चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अब तो आर्टिकल 63 उन पर अप्लाई ही नहीं करता। तो क्या आप इस बारे में कहेंगे? जी, सबसे पहले तो दिलचस्प यहाँ लफाजी, ये मेरी लफाजी नहीं है, ये इनकी लफाजी है कि अता तारड़ साहब एक फौज लेके आए हुए हैं। देखें जी, पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि अगर किसी भी पार्टी को, और ख़ासकर एक मकबूल जमात को, दफनाने की सो कॉल्ड कोशिश की गई तो वो कभी कामयाब नहीं हुई। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो कामयाब नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में शायद कोई किसी के गोल्स अचीव हो जाएं, लेकिन एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज़ अ लॉन्ग इनिंग्स। तो उसमें किसी की मकबूलियत को, किसी की अपील को, किसी के स्टैंड्स को, किसी के मौक़िफ़ को, किसी की पब्लिक परसेप्शन को, किसी की सपोर्ट अमंग द not just the youth but all the senior citizens and the women and the बुजुर्ग्स, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता और कोई भी पाश नहीं कर सकता। ये फ़ैसले जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं। और अभी तारड़ साहब ने सोशल मीडिया रेटोरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं तमाम हाजरीन को यहाँ दावत देता हूँ कि आज के किसी भी अखबार को खोल के देख लें, किसी इदारिये को पढ़ लें। ये अब सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, ये प्रिंट मीडिया है। बल्कि आज नहीं, आज से 2-3 दिन पहले से जो शुरू होती आई बात है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर, और उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसको नल एंड वॉइड किया और जिसकी रीजंस भी दी कि वो इस तफसील में नहीं जा सकता कि एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह हुआ है। और ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा पेट में दर्द हो रही है एक सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाब के ऊपर, वो अच्छा है या बुरा है, उसको ये खबर नहीं है कि वो खुद पिछले 1 साल से कितनी आइन शिकनी करती रही है, कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अहकामात दिए हैं और कितनी दफ़ा वो उसकी नाफरमानी करती रही है। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया है और वो फील्ड में है, 48-72 घंटे वो फील्ड में रहा, उसकी मुसलसल नाफरमानी होती रही। तो वो क्या इदारा है, आइनी इदारा अपने आप को कहलाने का वो क्या हक रखता है जब वो खुद आइन से अपनी जो वफादारी है उसके बारे में आपको अपनी सरगर्मी से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कॉन्डक्ट से दिखा चुका है। तो अब मुश्किलात जो हैं, नो डाउट, जब इलेक्टोरल सिंबल नहीं होता एक पार्टी के पास, और बाय द वे ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये अगेन सोशल मीडिया रेटोरिक नहीं है, दिस इज अ प्रिंट मीडिया एडिटोरियल विच इज सेइंग कि इसी इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इलेक्शन ना करवाने पे 20,000 फाइन करके कह दिया कि जी ठीक है जी, ये इलेक्शन लड़ें, अगला इलेक्शन के बाद अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको करवा दें। सो बहरहाल हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने तो हमेशा यही हमको ट्रेनिंग दी है कि कॉर्नर टाइगर्स की तरह फाइट करें, जिस तरह भी हुआ हम फाइट बैक करेंगे, जिस तरह भी हमको एम्पुटेट करके और
मेम करके और लंगड़ा लूला करके भी इलेक्शन में उतारा जाए। हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे, हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे, हम एक सियासी जमात है और हम एक सियासी जद्दोजहद करेंगे। और बाय द वे, कोई यहां पे एक फौजी आमर को डैडी कहता रहा, कोई यहां पे कहता रहा कि मैं ज़ियाउल हक की मिशन को पूरा करूंगा। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लीडर है जिसने जनरल मुशर्रफ का साथ देने के बाद, और ये बाय द वे उसके अपोनेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया है, कि एक वाहिद पाकिस्तान का सियासी लीडर है जिसने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है कि मैंने मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया। पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए भी गट्स चाहिए होती हैं, किसी ने वो गट्स नहीं दिखाई। और अगर किसी ने कहा है कि कोई ओहदेदार बाप होता है, तो उसने ये भी बाद में कहा कि वो ओहदेदार या बाप जो है वो बेटे की कमर पे चाकू भी मार सकता है। ये भी बात हुई है। पाकिस्तान को तीन चीजों की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, पाकिस्तान को खुशहाली की जरूरत है। दुनिया भर के तजर्बे से मैं आपको, जितना मैं जानता हूं दुनिया भर के तजर्बे को, वहां पे डेमोक्रेसी हो या अथॉरिटेरियनिज्म हो या उसके दरमियान में कोई चीज हो या बादशाहत हो, इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली जो है, खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर, और इसके लिए मुझे अपने नेबर्स का नाम लेने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके एम्पिरिकल एविडेंस के साथ दिखाया है दूसरे मुल्कों ने कि वो एक पायदार और देरपा और मजबूत जमहूरियत से हो सकती है। बार बार वही तजर्बा, वही एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेक्ट करना कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से मंसूब है। ये अहमकाना है कि कोई डिफरेंट नतीजा निकलेगा। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने नहीं कहा था या नहीं कहा था। बात ये दुरुस्त है कि मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे अफसोस और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मैं नहीं देख सक रहा इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो कुली तौर पे एक जमहूरी, एक पुरअमन जद्दोजहद का नतीजा था, उसको इससे सवा कोई और फार्मूला जो है उसकी बका का जामिन बन सकता है। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल आप तीनों पैनलिस्ट के लिए ही है और एक एक करके आप उसका जवाब दीजिएगा। वो ये कि एक जो ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब हमारे नसीब में जिस तरीके से थोप दिया गया है, हमारे जो एक जिसकी बुनियाद जो है वो 2016-17 में रखी गई, और उसके बाद पहले एक हाइब्रिड निज़ाम आया पीटीआई की सूरत में, फिर पीडीएम हाइब्रिड 2.0 आई, और अब जो अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी यही कहा जा रहा है कि हाइब्रिड प्लस प्लस ही होगा, यानी कि वी हैव टू लिव विद दिस। तो आप तीनों जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कहते हैं, आप तीनों ये कहते हैं कि हम सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, ये सब कुछ चाहते हैं। तो आप तीनों क्या इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आवाम को यही तोहफा देना चाहते हैं, या इससे कभी हमें छुटकारा पा सकेंगे इस हाइब्रिड निज़ाम से कि नहीं? ऑनरेबल वलीद इकबाल साहब ने बात की बानी चेयरमैन की, कि उन्होंने मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने बेसिकली उनका रेफरेंडम में भी सपोर्ट किया और मुशर्रफ के हामी रहे, उसके लिए अपोलोजाइज किया। मगर वो सिर्फ पीटीआई के बानी चेयरमैन नहीं हैं, वो हाइब्रिड निज़ाम के भी बानी चेयरमैन है। हाइब्रिड निज़ाम की भी संगे बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने इस मुल्क में रखी है। हमारी एक स्ट्रगल, एक हिस्ट्री जो थी, हम दोनों जमातों ने क्या किया, हमने 10-10 साल भुगता, बदतरीन इंतकाम का हम निशाना बने, और हमने तहैया किया कि आज के बाद ये नहीं होने देंगे। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद ये था कि वो मार्शल लॉ हो या हाइब्रिड निज़ाम हो, हम आपस में जो मर्जी लड़ें, हम किसी तीसरे फरीक को अपनी लड़ाइयों का फायदा नहीं उठाने देंगे, बेनिफिशरी नहीं बनने देंगे, और हमेशा के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं। बिकॉज हमारी एक स्ट्रगल थी, हमने भुगता था। हमने जब ये तहैया किया तो उसके बाद 2014 के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम के बेनिफिशरीज हमारी पार्टी को तोड़ के, हमारे लोगों को जेल में बंद करके, और देखिए क्या रिवायत डाली, मुंह पे हाथ फेर के मैं एसी उतार लूंगा, मैं घर का खाना नहीं जाने दूंगा। जिन जिन लोगों को जेल भेजा गया, किसी पे मंशियात डाल दी गई। मतलब
मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह का क्या कसूर था? सिर्फ ये था कि उनकी शक्ल इमरान खान साहब को पसंद नहीं थी। कोई क्रेडिबल केस किसी पे नहीं बना सके, एंड दैट इज इट। हमने जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, अगर इमरान खान साहब उसके सिग्नेटरी बन जाते और 2014 में खड़े होते, डिफाइंस तब शो करते। आपकी डिफाइंस का क्या फायदा कि जब आप इतने बड़े हाइब्रिड निजाम के बेनिफिशियरी हैं, आपको ना सिर्फ लाया गया, आपको कंधों पे उठा के लाया गया, नारे मारते हुए लाया गया, दूसरी पार्टियों के बाजू मरोड़ के, गर्दनें काट के आपको लाया गया। और जब आपको लाया गया, आप में ये जुर्रत होनी चाहिए थी, इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं किसी और पार्टी का कोई शख्स टर्न कोट नहीं लूंगा, मैं इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं चोर दरवाजे से इक्तदार में नहीं आना चाहता। इतनी जुर्रत करते, लेकिन इतनी हिम्मत करते। अब जो वो भुगत रहे हैं, ओनली वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल, उनका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, लेकिन सॉरी, मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज जरूर इंटरजेक्ट करना चाहूंगी कि आपने कहा एक कि सेकंड जी, तारड़ साहब जो इमरान खान को और वलीद, एक सेकंड, सिर्फ मैं- मुझको लेक्चर दे रहे हैं, आज यही लेक्चर मियां नवाज शरीफ को दें। मैं यही बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग अपोलोजाइज करेंगे अगर जो यही इल्जामात अब आप पर भी लग रहे हैं ना? अभी तो इलेक्शनों के बाद हम रिजल्ट देखेंगे देखिए, सारा बात कुछ यह होगा। कि हमारी, आप आ जाए, इधर आ जाए, मोस्ट वेलकम। अगर आप बैठना चाहती हैं इधर आ जाए। अच्छा, ऐसा है कि हमें इस हाइब्रिड निजाम ने दीवार के साथ लगाया। हमारी लड़ाई क्या थी? हमारी सिर्फ लड़ाई ये थी कि इदारा न्यूट्रल हो जाए। इमरान खान साहब बजट पास कराने के लिए फोन करवाते थे, बजट पास कराने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता था तो फोन जाते थे। तो बात ये, हम तो सिर्फ ये कहते थे कि न्यूट्रल हो जाएं। अब आपने इतना बेनिफिट इस सिस्टम से उठाया, आपने अपने मुखालिफों को दीवार के साथ लगाया, दीवार में चुनवा दिया, बल्कि हम फिर भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाते रहे। हम कहते रहे संभल जाओ, समझ जाओ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, कश्मीर पे बात कर लो, इकट्ठे हो जाओ। मगर चोर डाकू की गर्दान थी। तो आज जब आपकी घड़ियां निकल रही हैं, आपकी चीजें निकल रही हैं, बेसिकली वो चाहते ये हैं कि जो लाडलाइज्म और जो एक तसलसल था फैसिलिटेशन का, सहूलतकारी का, वो आज भी जारी रहे कि मेरे जेन्युइन केस भी हो तो मुझे कोई ना पूछे, क्योंकि मैं हाइब्रिड निजाम के जरिए आया था, तो मैं हाइब्रिड निजाम का ही बेनिफिशियरी रहना चाहता हूं। हम तो जाएंगे अवाम के पास, वोट लेंगे। जी, मेरे दोनों दोस्तों ने भुट्टो साहब का जिक्र किया अयूब साहब के हवाले से। तो जनरल अयूब ख़ान की कैबिनेट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्तीफ़ा दिया और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा मूवमेंट चलाई, और उसके बाद एक जनरल के हाथों, जो कि ज़ियाउल हक जिसको अपना बेटा कहता था नवाज़ शरीफ को, उस जनरल के हाथों वो फांसी पे चढ़े और उन्होंने वो प्राइस पे की। और आज तक अगर तमाम हालात के बावजूद पीपल्स पार्टी ज़िंदा है तो वो उन्हीं जर्नलों के जुल्म की वजह से ही ज़िंदा है जो भुट्टो साहब के साथ हुए। अब मैं आपने बात की हाइब्रिड निज़ाम की, तो अता तारड़ साहब जो हैं वो हाइब्रिड निज़ाम का ज़िम्मेदार पीटीआई को करार दे रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान से बाहर थी, इन्होंने नवाज़ शरीफ को अप्रोच किया, बावजूद इसके कि नवाज़ शरीफ के बनाए हुए, नवाज़ शरीफ यानी कि ज़ियाउल हक के बेटे के बनाए हुए झूठे केसेस के नतीजे में आसिफ अली ज़रदारी जेल में थे और 14 साल का कैद काटी उन्होंने झूठे केसेस में, एक केस भी नहीं साबित हुआ। तो उसके बावजूद बीबी जो हैं वो नवाज़ शरीफ के पास गई, सीओडी किया, पाकिस्तान नवाज़ शरीफ को लेकर बेनज़ीर भुट्टो आई। इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि बीबी लेके आई नवाज़ शरीफ को वापस। और उसके बाद बीबी शहीद होती हैं, हुकूमत बनती है, सीओडी के तहत कैबिनेट में हलफ उठाया जाता है और ये लोग इस्तीफ़ा दे के पीपल्स पार्टी को डिच करते हैं, सीओडी की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और उसके बाद जनरल के साथ मिलके नवाज शरीफ काला कोट पहन के मेमो गेट केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये लोग बात करते हैं हाइब्रिड निज़ाम की। दे वर पार्ट ऑफ हाइब्रिड निज़ाम, दे वर बॉर्न थ्रू अ हाइब्रिड निज़ाम इन 1985, और बिलियनर्स ने वो हाइब्रिड निज़ाम बनाया हुआ है। जो माफियाज़ हैं वो हाइब्रिड निज़ाम के सपोर्टर्स हैं, और 2 दफ़ा आप सीओडी करके मुल्क से जाते हो, 10-10 साल बाद वापस आते हो, जेल से छूट के जाते हो, और आप कहते हो कि हाइब्रिड निज़ाम का बानी इमरान खान है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा सज़ा याफ्ता है, वो जेल से जाए और वापस आके क्लेम करें जी मेरी गल हो गई, मैं वज़ीर आज़म बन रहा है। तो हाइब्रिड निज़ाम इज़ इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो इमरान खान जो कर रहा है वो नवाज़ शरीफ को
उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि उसने देखा कि ये तो जो हमारे भाई लोग हैं उनके साथ मिले बगैर सियासत नहीं कर सकते, तो वो उनके साथ मिलके इसने सारा कुछ किया। और अब अगर वो उसी तरह वापस जेल में चला गया है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो इन पाकिस्तान, कि खान साहब जो हैं उनको भी जेल से निकाला जाए, वो लंदन चले जाएं और 2 साल बाद वही हाल नवाज शरीफ का हो जाए जो इस वक्त इमरान खान का है। तो मैं बार बार दरख्वास्त यही कर रहा हूँ तमाम दोस्तों से, नून लीग के और पीपल्स PTI के, कि आप कंधों पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद आप रोते हैं कि हम तो बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, हमारे साथ हाइब्रिड निज़ाम ने ये कर दिया, हमारे साथ हाइब्रिड निज़ाम ने वो कर दिया। देयर इज़ नो हाइब्रिड निज़ाम। आपको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। जिस जगह पे हम क्वैगमायर में फंस गए हैं 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंप्रोमाइजिंग विद द सिस्टम। और अगर आप 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आते हैं तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर गोल और आप इस हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर स्टैंड करें और तालियां ना बजाएं। अगर कोई पार्टी जो है उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया है, इलेक्शन लड़ने से निकाल दिया गया बाहर, और उसकी लॉजिक्स पब्लिकली ना दें कि जी यूँ हो गया, उन्होंने यूँ कर दिया, ठीक है उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन आप ये याद रखें कि 2 मरतबा आपका लीडर जो है इस मुल्क से फ़रार हो चुका है। फ़रार तो नहीं कहना चाहिए, जा चुका है, ज़बरदस्ती भेजा गया या जैसे भी भेजा गया, तो वो वक्त दोबारा भी आ सकता है। हाइब्रिड निज़ाम का जो 100% ज़िम्मेदार है वो मियाँ नवाज शरीफ है, और हम लोग जो इस सिस्टम में फंसे हुए हैं वो इन बिलियनर्स के बनाए हुए इस हाइब्रिड सिस्टम में फंसे हुए हैं जिन्होंने सारी सोसाइटी को एक पैटर्न दे दिया है। और जिन लोगों जो लोग इस हाइब्रिड निज़ाम का फेस समझे जाते हैं उनको इस पोजीशन में लेके आने वाली भी नून लीग है, क्योंकि ये सिर्फ सरमाए की सियासत करती है, पूरा निज़ाम ख़रीदते हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा निज़ाम ख़रीदते हैं और उसके बाद ये इलेक्शन में उतरते हैं, और अब भी यही होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको आप हाइब्रिड निज़ाम कह रही हैं, जिसको मैं हाइब्रिड निज़ाम नहीं कहूँगा, ये नवाज शरीफ का बनाया हुआ निज़ाम है, ये ज़ियाउल हक का बनाया हुआ निज़ाम है। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह अवाम की होगी। हाइब्रिड निज़ाम का सबसे बड़ा तोहफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार नहीं था। हाइब्रिड निज़ाम का सबसे बड़ा तोहफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार से महरूम होना था, जिसके नतीजे में उसको पाकिस्तान की तारीख़ की रिकॉर्ड मकबूलियत जो है वो हासिल हुई। वो मकबूलियत जो हर एक की चीखें निकालती है। जब बला बहाल होता है चीखें किसकी निकलती हैं? PMLN वाले तनकीद करते हैं उसके ऊपर। कोई फैसला हक में आता है किसी भी मामले के ऊपर तो PMLN और PPP वाले उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि जी ये लाडलाइज्म इधर से आ रहा है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, ये घड़ियां निकाल रहे हैं, ये तोशे खाना निकाल रहे हैं। इमरान खान के पास बहुत से उसकी ज़िंदगी जिस तरह से थी, उसके पास जिस तरह का हालात रहे, वो शुगर मिल्स बना सकता था, वो टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज बना सकता था, वो नॉर्मैंडी के अंदर मैंशंस ले सकता था, वो सरे महल खरीद सकता था, वो एवन फील्ड पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट्स ले सकता था। उसने अस्पताल बनाए, उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, और हुकूमत में आने के बाद भी उसने गरीब परवर पॉलिसियां बनाई। बिस्प को डॉक्टर सनिया निश्तर ने 8,25,000 लोगों से पाक किया जो वजीफे ले रहे थे, जिनके घर में 2-2 टेलीफोन लाइंस थी, जिनके घरों में गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, जो मुल्क से बाहर जाते थे और फिर वजीफे ले रहे थे। एहसास प्रोग्राम दिया, उसके जैली प्रोग्राम दिए, पाकिस्तान को कोविड की वो पॉलिसी दी, वो गरीब परवर पॉलिसी। सारा सिस्टम खिलाफ था कि जी आप लॉकडाउन जो है वो करें। इमरान खान वाज द वन हु टुक द स्टैंड कि नहीं जी, ये गरीब लोग, ये रेडी वाले, ये मजदूर, ये सफर करेंगे। उनके बनाई हुई पॉलिसी थी जो इंप्लीमेंट हुई स्मार्ट लॉकडाउन्स की, जिसके बारे में लैरी समर्स ने भी ये कहा, यूएस फॉर्मर
ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इकदाम लिए होते तो अमेरिका $10 ट्रिलियन का फायदा हासिल कर सकता था। फिर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी, सिंगल नेशनल करिकुलम दिया ताकि आपकी क्रॉस क्लास कोऑपरेशन हो सके जिस तरह एक सोशल डेमोक्रेसी में होती है। ये उस आदमी ने करके दिखाने की कोशिश की। इसके लिए जब वो पावर से आउस्ट हुआ, लोग पावर से आउस्ट होते हैं, लोग मिठाइयां बांटते हैं, आपने देखा वो पावर से आउस्ट हुआ तो किस तरह से उसको सपोर्ट मिली और किस तरह से पूरा निजाम आपने देखा है कि इंस्टीट्यूशनली उसकी पार्टी को डेसिमेट करने, उसको इलेक्शन से बाहर रखने की एक स्टेप जो है मुकम्मल वो पूरी हो चुकी है। अब अगली स्टेप आएगी इलेक्शन डे के ऊपर, जो जिस तरह से रिगिंग होती है इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से। और यस, उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं, फिर उनकी आर्म ट्विस्टिंग होगी, उनको बाय आउट करने की कोशिशें होंगी। ये सारी चीजें आप देखेंगे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ दफन नहीं हो रही होगी, पाकिस्तान में जमहूरियत की दफन जो है वो तदफीन आप वो देखेंगे। अच्छा, अब मैं फ्लोर ओपन करने लगी हूँ क्वेश्चंस के लिए, लेकिन प्लीज एक सेकंड रूल्स। पहली चीज़ है, आप अपना नाम बताएंगे और किस पैनलिस्ट से सवाल है, और सिर्फ सवाल करेंगे। यहाँ पर कोई मैं कमेंट्स या इस तरह की जो चीज़ है जो सवाल करने वाले हैं वो नहीं कर सकते। मीर साहब के लिए एक्सेप्शन है, अगर उन्होंने कोई कमेंट करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज प्लीज़ सिर्फ सवाल तक महदूद रहिएगा। किसी पर पर्सनल अटैक इधर नहीं करना, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो माइक ले लीजिएगा। थैंक यू। नाम बताएं और सवाल, और किस पैनलिस्ट से सवाल। अच्छा, सबसे पहले मेरा नाम तो तलहा ज़फ़र है और मेरा आपसे सवाल है जो पीपी से आए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि यही लोग थे जो कि इनके जो अपना चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में थे, और वही लोग अब कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए। सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो, जैसे हम सुन रहे था कि चोर जब चोरी कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि अब किसने क्या चीज़ लेनी है, तो खुशी मुझे इस बात की है। सवाल आपसे है अपना अता तारड़ साहब के, आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के तमाम कैंडिडेट अब आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उसके बाद इनके साथ वैसे किया जाएगा जैसे बाई इलेक्शंस में लोगों को रिवेंजफुल पॉलिटिक्स को देखते हुए इस तरह किया गया कि उनको दोबारा बाय आर्म फोर्सेज है जैसे ही उनको दोबारा से उनको ब्लैकमेल करना। मैं पहले बात कर लूं बेटा, आपको जो ट्रेनिंग दी गई है ना, चोर कहना हर एक को, इसको इस पार्ट को अपने जेहन से निकालें। अब चोर चोर चोर, ये इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी ज्यादती की है इस यूथ के साथ कि हर एक को ये चोर से अब शुरू करते हैं बात और चोर पे ही ख़त्म करते हैं। जी थैंक यू। जो इलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को आपने कहा कि ब्लैकमेल किया जाएगा, तो 2018 में जब पीटीआई बनी थी तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा से लेके फवाद चौधरी साहब से लेके गुलाम सरवर खान साहब तक, ये तमाम वो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से ला के तहरीक इंसाफ जिनको ज्वाइन कराई गई थी। पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी 130 सीटें थीं बावजूद बदतरीन सियासी इंतकाम के, और पीटीआई की 120 सीटें थीं। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को ला ला के शामिल करवाया गया। मगर एक फ़र्क आप देखेंगे, हमारे साथ जो पिछले 5 साल हुआ, लोगों के घर तबाह किए गए, लोगों के घर बुलडोज किए गए, फैक्ट्रियां गिराई गई, लोगों की बच्चियों पे पर्चे किए गए। कोई पार्टी छोड़ के भागा नहीं, कोई पार्टी छोड़ के कहीं और नहीं गया। एज अ पॉलिटिशियन चॉइस होती, मेरे पे पर्चे हैं, इक़दाम कत्ल का पर्चा है, दहशतगर्दी का पर्चा है, 16 एमपीओ का पर्चा है, सारे इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं। चॉइस होती है ना पॉलिटिकल, कि आप जबर और जुल्म किस हद तक बर्दाश्त करते हैं, किस हद तक नहीं करते। तो ये हर पॉलिटिशियन के पास ऑप्शन है कि आपने किस प्रेशर के तहत कौन सी पार्टी ज्वाइन करी। जो खड़ा रहता है वो खड़ा रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आप ब्लैकमेल करके उसकी पार्टी उस गन पॉइंट पे चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंसिपल पे खड़े हो जाते हैं, पार्टी चेंज नहीं करते। बेटा मैं 17 साल का था, मैं 17 साल का था जब अता तारड़ साहब के की पार्टी के बानी जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने मेरे पे कत्ल का केस भी डलवाया, और इन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब 307 भी भुगती। तो हमने तो पार्टी चेंज नहीं की। तो अगर आपके लोग पार्टियां चेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स उनकी कमिटमेंट में फ़र्क है। कंबर, आप एक सवाल करना चाहते हैं? माइक पता नहीं किधर है, अगर आप मेरे पास खड़ी होगी। एक आप कर लें फिर। मेरा नाम कोमली साहब है। मेरा क्वेश्चन है तारड़ साहब से। इनका कहना था कि 2018 में पीटीआई
कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आई। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ 2021 से 22 से क्या करने जाते थे गाड़ी की डिक्की में बैठ के, कहाँ जाते थे, क्या होता था? मुझे बस इस बात का आंसर चाहिए। थैंक यू। मैं एक सेकंड बस एक क्वेश्चन मेरा मेरा क्वेश्चन नहीं है किसी से। आई जस्ट मेरा नाम सुमेरा इसहाक है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री कि जो वॉकर में डाल के आप लाए थे, आप उनको अब ताजपोशी करके वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि जो इलेक्शन का सिंबल आपने रात से लिया है उसके बाद तो कंपेटिटर कोई रह ही नहीं ना गया ग्राउंड के अंदर। तो अब ताजपोशी कर दें, अब पैसा ज़ाया ना करें इलेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच। आप दोनों के कमेंट से सवाल तो इसमें था नहीं, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, हिस्ट्री पढ़ना ना छोड़ें थोड़ा। चले वो आपकी आपकी राय है ना, आपकी राय है ना, आपकी राय है। आप डिक्की की बात कर रही हैं, क्रॉस टॉक ना करें, उनको जवाब देने दें। आपने पूछ लिया सवाल, आप थैंक डिक्की यू। की बात कर रही हैं, इधर दम करवाने जाते रहे हैं, जाली पीर बनवाते रहे। डोंट, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मेरा सवाल वलीद साहब से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खान साहब की हुकूमत गिराई किसने? खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, और साथ ही केपी में वो उनसे गाड़ियाँ तोहफे में ले रहे हैं। फिर जब वो बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो फिर कहते हैं जो चीज़ें सामने आ रही है, मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, बाजवा साहब ने गिराई है। और साथ ही कहते हैं कि बाजवा तो मुझे पंचिंग बैग बनाया था उन्होंने, वो सुपर किंग था, तो फिर सुपर किंग अपनी हुकूमत कैसे गिरा सकता है? वो तो बादशाह था। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट को किसने गिराया। मेरे लिए रेलेवेंट ये है, मेरे लिए रेलेवेंट ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट को पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको इलेक्ट करने नहीं दिया जा रहा। लेट इट बी एन एकेडमिक डिस्कशन, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद पॉलिटिक्स डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इट इज़ लिंक्ड विद पॉलिटिक्स। In our country, I think the problem is the problem of policy making and its implication at the long term. So, जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं तो ये तो मुस्लिम लीग के दौर से स्टार्ट हो गई थी, जिसको आप शोल्डर कह रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकिंग को देखते हैं तो जो हमारी पॉलिसी है वो भी एक किस्म की शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इवन के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता था, लेकिन लेक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट जो जिसको बैक करना था पॉलिटिशियन ने, वो इस तरह का हमें उसका जो है वो नहीं मिला। तो कोई भी इसको जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मेरा वलीद इकबाल साहब से सवाल है। अभी इन्होंने ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात की कि पीटीआई ने जो है वो हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। चार सवाल मैं ले रही हूँ, उसके 4 के जवाब हो जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। ये ऐसे ना करें ये भाग गया ये वाले नारे मत इधर लगाए प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल अपने तीनों जो स्पीकर्स हैं उनसे है, और 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, सियासी मुआशी, जो भी हुकूमत आई उसके पास क्या प्लान होगा और कितने मौके होंगे कि इन हालात में वो मुल्क को दोबारा खड़ा कर सके। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में पहली बार एक आमरीत का नया दरवाज़ा खुला है कि सियासी जमातों को ऐन इंतखाबात के वक्त उसके पार्टी निशान से महरूम कर देना। तो क्या ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कितना कंसर्न रखती हैं कि ये जो नया दरवाज़ा खुला है इसको कब, कैसे, कौन बंद करेगा?
जी आई एम डॉक्टर आमिर। माय क्वेश्चन टू फैसल मीर साहब, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, बहुत सा डॉक्यूमेंट था, मेमो गेट का हवाला दिया। सर 7/2017 में जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी वो कैसे गिराई गई थी, उसके बारे में रोशनी डालें। थैंक यू। जी जो बलूचिस्तान का इशू है वो आप सबको इस बात का इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वो कौन वहाँ पे हुकूमत करता है, वहाँ पे किसी सियासी पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है या तब्दील होती है तो उसमें ना तो पीटीआई कुछ कर सकती है, ना नून लीग कुछ कर सकती है, और ना ही पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, और ना ही वहाँ की लोकल जमातें जो हैं उनका कोई रोल होता है। तो ये हम तमाम लोगों के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये सूरत हाल उसी सूरत में इम्प्रूव हो सकती है कि अगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ टूल बनने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ी हों और बैक स्टैबिंग ना करें, और जब कोई पार्टी किसी, अगर मैं सीओडी की बात करूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूं, उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही हो, मसलन 18th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, जिसमें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि बलूचिस्तान को हम बहुत कुछ और दे सकते थे, लेकिन वो इसलिए ना दे सके कि बाकी सियासी जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया। कि खैबर पख्तूनख्वा को हमने नाम दे दिया, NWFP से चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया। 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ही प्रेसिडेंट से हमने असम्बली तोड़ने की पावर्स ली, और ये मज़ीद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो हम कहते हैं कि 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे जाना होगा। अगर इस इलेक्शन में जो सियासी जमातें भी इलेक्शन में के प्रोसेस के ज़रिए आती हैं, अगर वो इकट्ठा होके मुल्क में कोई जो आइन में तब्दीली करना चाहती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रिप जो है वो लूज़ हो सके, जिस तरह के पीपल्स पार्टी ने पहले की, असम्बली उसके बाद नहीं टूट सकी, सदर के हाथ डिसेंट्रलाइजेशन की डिवॉल्व किया सूबों को, इसको 2 स्टेप आगे जाया जा सकता है अगर हम लोग एक दूसरे के गले ना पकड़ें इक़्तिदार में आके या अपोजिशन में बैठ के। शुक्रिया। मैं फैसल साहब की बात से एग्री करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना होगा कि हम आलाकार नहीं बनेंगे, मगर फिर मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रेफर करूंगा। वी हैड कम अ लॉन्ग वे। अगर वहां पे तहरीक इंसाफ उसकी सिग्नेटरी बन जाती और हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा ना बनती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। अच्छा वलीद साहब, आपके लिए वो सवाल था 5 जी, मैं आज से 2 माह पहले 3 माह पहले नदीम मलिक साहब के शो पे जो है समा पे वो भी कह चुका हूँ, कामरान शाहिद के शो पे दुनिया में, और हामिद मीर साहब के शो पे भी मैं मियां नवाज शरीफ को ये दावत दे चुका हूँ कि ये वक्त है कि वो स्टैंड लें कि जी इस किस्म के सिस्टम में मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, पहले सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको रिहा करें, सबको इंतखाबी निशान दें, फिर मैं उतरूंगा, बेशक मैं हार जाऊं। बट ही इज टू माई माइंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी। टू माई माइंड ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक इनटू पावर। आपके सवाल का जवाब, मैंने क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने अब 1 सेकंड जी, मैंने क्लेम नहीं किया, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने के बाद जो मैंने क्लेम यह किया है कि एज एन इंडिविजुअल इमरान खान टेक्सटाइल मिलें बना सकता था, शुगर मिलें बना सकता था, सरे महल ले सकता था, अपार्टमेंट ले सकता था। उसने क्या बनाया? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, उसने शौकत खानम कराची बनाया, उसने शौकत खानम पेशावर बनाया। अच्छा वैसे उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई जहां 97% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे होते हैं। मैंने हुकूमत में आने के बाद क्या क्लेम किया? हमने कोविड को किस तरह संभाला, हमने एहसास प्रोग्राम किस तरह बनाया, हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर या सेहत कार्ड किस तरह दिया। और मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं कि कितने अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए हैं रिकॉर्डिक सेटलमेंट में, IPP सेटलमेंट में, कारके सेटलमेंट के अंदर, और दीगर जितनी और बहुत लंबी फहरिस्त है, आपका सवाल नहीं है। अच्छा लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, वंस अगेन हम आगे की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम PTI को इलेक्ट करने के लिए तैयार है, उसको रोका जा रहा है। हमारे पास आखिरी 2 ये यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगी, नहीं। हेलो
नहीं, आप ये नहीं चलेगा इधर, ये कोई जलसा नहीं हो रहा यहाँ पे, चुप करें। अच्छा, बिल्कुल हम एंड कर रहे हैं इस चीज को, और सिर्फ एक सवाल मैं जरूर आप दोनों से करना चाहूंगी, वलीद तो चले गए, कि हम हाइब्रिड निज़ाम और एक कंधे की तो बात करते हैं, लेकिन एक नाम और भी है मलिक रियाज का, जिसका हम कभी जिक्र नहीं करते। सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसकी बेनिफिशियरी हैं और उनका नाम नहीं लेती, ना बात करती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी आपको फैसला करना है कि ऐसे लोगों से आपने बेनिफिट लेने हैं। मैं अगर काइंडली थोड़ी खामोशी रखेंगे जी, बात करने प्लीज दें, खामोश, बिल्कुल हम एंड कर। प्लीज। इस मुल्क में मलिक रियाज जिसका नाम है, अगर काइंडली खामोशी रखें जी, बात करने दें। मलिक रियाज इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। आती जाती हुकूमतों को यरगमाल बनाना, आती जाती हुकूमतों से फेवर्स लेना और आती जाती हुकूमतों के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करना, सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किया है तो मलिक रियाज ने किया है। मैं टीवी चैनल पे उसका नाम लेता हूं, मुझे बीप कर दिया जाता है। मैं टीवी चैनल पे बैठ के उसके केसेस के बारे में बात करता हूं, वो म्यूट कर देते हैं। पेमरा को एक गाइडलाइन है कि मलिक रियाज के बारे से बात नहीं करनी। देखिए, बिल्कुल एक बात माननी चाहिए कि मलिक रियाज हर हुकूमत का बेनिफिशियरी रहा है, मगर मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा बेनिफिट उसने लिया है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादिर ट्रस्ट वाला, जिसकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, बस टाइम खत्म हो चुका है। मैम एक क्वेश्चन है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। नहीं प्लीज, ये अब इसके बात करेगा, बिल्कुल वो हॉल खाली करना है, अगला पैनल भी शुरू होना है। मीर साहब से भी मलिक रियाज की बात कर ले। मीर साहब को आपने इस सवाल पे छोड़ दिया है, मीर साहब से भी पूछे मलिक रियाज के बारे में। मैंने कमेंट कर दिया था बस। थैंक यू वेरी मच। मैं वलीद इकबाल साहब जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नहीं सॉरी, अभी जाते हुए कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरा पुप्पी दा पुत्र लग रहा है मलिक रियाज।